मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं। ठीक है, 10 रुपये से एक छोटी सी एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं और 10 रुपये से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। आप खरीद सकते हैं 10 रुपये से चॉकलेट, आप खरीद सकते हैं 10 रुपये से लेज़, और आप 10 रुपये से आप ओरियो बिस्किट भी खरीद सकते हैं। अब खरीदने का तो आपका मन बहुत कुछ है इस 10 रुपये से, लेकिन इस 10 रुपये से आप खरीद इनमें से एक ही चीज़ सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर जब आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं और आप इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को अपनी प्रेफरेंस बनाएंगे। मान लीजिए आपने चॉकलेट ले ली 10 रुपये की, तो आपने एक चीज़ को अपनी प्रेफरेंस बनाया। आपके पास रिसोर्स जिससे आप खरीद सकते थे, रिसोर्स सिर्फ एक ही था और उसके यूजेस रिसोर्स के बहुत सारे थे। आप उस रिसोर्स से चॉकलेट ले सकते थे, लेस ले सकते थे, ओरियो ले सकते थे, लेकिन आपने उसमें से सिर्फ एक चॉइस बनाई, एक प्रेफरेंस बनाई और बाकी सबको डिनाई कर दिया। ठीक है, तो आपके पास रिसोर्सेज की स्कासिटी थी, कमी थी, इसलिए आपको एक चॉइस बनानी पड़ी। और उस टाइम पर जब आपने ये चॉइस बनाई है, उसी चीज़ को तो कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको अभी तक ये समझ आ रहा है लेक्चर, तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी आगे भी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि औरों का भी और भी ज़्यादा भला हो। और इकोनॉमिक्स की सीरीज़ शुरू हो रही है। आप क्लास +2 से बिलोंग करते हैं या फिर +1 से बिलोंग करते हैं या फिर इससे हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक है तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं हूँ शीनम कटारिया। वेलकम टू माय चैनल शीनम कटारिया। और आप लोगों को बता दूँ कि मेरा एक और चैनल है ब्यूटी एंड फिटनेस का, तो आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, मस्ट टॉक उस चैनल का नाम है, जहाँ पे आपको ब्यूटी, फिटनेस एंड स्टाइलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो एनी हाउ, शुरू करते हैं, आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आपको ये पता लग गया कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो एक थोड़ा सा और अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एक तरीके की सोशल साइंस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस कैसे है? सोशल साइंस इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन के बिहेवियर को देखती है। ठीक है, ह्यूमन के बारे में देखती है और ह्यूमन ही तो एक सोसाइटी को बनाते हैं। सोशल साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। साइंस में और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है, वो क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, बाय द वे, अभी हम पे बात करें, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है विच स्टडीज़, जो क्या स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर की। उस टाइम पर ह्यूमन क्या बिहेव करेगा जब उसके पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, वो चाहता बहुत कुछ है लेना, खरीदना। ठीक है, और उसके पास मीन्स यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और उन रिसोर्सेज के भी ऑल्टरनेट यूजेस हैं, यानी कि उन रिसोर्सेज के भी ऑल्टरनेट यूजेस हैं, जैसे इस केस में 10 रुपये के थे। ठीक है, तो ये हो गई एक थोड़ी सी डिटेल में मीनिंग इसका क्या है। अच्छा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके थोड़ा एनालाइज करें एक एक वर्ड को, तो अच्छा, अनलिमिटेड वांट्स कैसे हैं, लिमिटेड मीन्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट यूजेस कैसे हैं, ये तो आपको एग्जांपल से क्लियर हो रहा है। लेकिन जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है वो है कि ये सोशल साइंस कैसे है। तो देखिए, अगर हम साइंस के साथ इकोनॉमिक्स को रिलेट करें, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आप लोगों को पता लगेगा कैसे जब आप इसे आगे आगे फर्दर स्टडी करेंगे। साइंस के जो लॉज होते हैं, साइंस के लॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं और एग्जैक्ट वैसे ही हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के लॉज जो भी आप पढ़ोगे वो मोस्ट जगह पर वैसे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन
कई बार कल्चर या ट्रेडिशन के कारण थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक मेजर डिफरेंस है। इसका जो ये जो इसके जो लॉज बने हैं, इसके बारे में कुछ भी बना है साइंस के बारे में, वो सब कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा जा सकता है। जबकि इकोनॉमिक्स एक और भी ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है। ये पूरे हम इसे लैब में टेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम एक इकोनॉमिक्स का कोई लॉ बनाना है, किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना है, तो हमें एक रियलिटी में लोगों को या लोगों के बिहेवियर को देखना पड़ेगा, बिकॉज इट स्टडीज़ द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो ये कोई लैब एक्सपेरिमेंट में नहीं हो सकता है, साइंस में हो सकता है। तो क्योंकि ये सोसाइटी के बारे में, ह्यूमन के बारे में बेसिकली स्टडी कर रही है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोला गया है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आगे बात करें तो इसके ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसकी दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़ा होगा, छोटे होते टॉपिक साइंस में। तो माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल, ठीक है। माइक्रोस्कोप यानी कि स्मॉल चीज़ों को देखने वाला, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब ही क्या है? स्मॉल। और मैक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो यहाँ से ही आपको क्लियर हो रहा है कि माइक्रो का मतलब क्या है? ऐसी इकोनॉमिक्स जो कि माइक्रो लेवल पे, स्मॉल इकोनॉमिक लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करती है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ऐसी इकोनॉमिक्स जो कि बड़े लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स की स्टडी करती है, ठीक। तो यहाँ से क्या समझे? ये मैंने लिख दिया है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। अच्छा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है। और मैक्रो क्योंकि लार्ज लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जा रहा है, तो इसलिए इसे स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स भी कहा जाता है। एग्रीगेट्स यानी कि ग्रुप, टुगेदरनेस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में, ग्रुप यानी कि लोगों की इकट्ठी डिमांड कब राइज हो रही है, कब फॉल हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम, यानी कि पूरा इकोनॉमी के लेवल पे आप मैक्रो में स्टडी करेंगे। आई होप अभी तक आपको क्लियर बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। जहाँ भी आपको डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर इसी डिफरेंस को आगे थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करें तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन स्टडीज़ कौन कौन सी आ जाती हैं? थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्राइस थ्योरी। आप इन चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बस अभी के लिए एक बार जान लीजिए, जब आगे पढ़ लेंगे तो ये डिफरेंस आप खुद ही कर सकते हैं। तो आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन स्टडीज़ आपके पास कौन सी हो सकती है? थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करें तो अगला हमारे पास पॉइंट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मेन माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ये है हमारे पास, जब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन करना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन करना है, मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन करना है। बाय द वे, इक्विलिब्रियम क्या है आपको अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, या आपको मे भी पता नहीं होगा, या वर्ड सुना होगा मीनिंग एग्जैक्टली नहीं पता होगा, तो इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, छोटा सा मीनिंग आपको अभी के लिए बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पेन है, ये बिल्कुल स्टेबल है, दैट मीन्स ये अपनी हर एक चीज़ में सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब इसे मैंने थोड़ा सा हिलाया तो ये पूरा हिल गया, ठीक है। अब ये हिल गया, दैट मीन्स ये स्टेबल नहीं है। अब इसमें सेटिस्फेक्शन वो वाली नहीं है जो इसमें इस पोजीशन में थी, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में थी पहले वाली, ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसे ही एक कंज्यूमर है या एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो कि मार्केट में एक प्राइस के ऊपर और एक डिमांड के ऊपर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और अगर प्राइस को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करो, बाहर की चीज़ों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करो, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी भी इधर उधर हो जाती है, तो वो इक्विलिब्रियम से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो पर्सन, वो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर या मार्केट अपने इक्विलिब्रियम पे है, प्रॉपरली सेटिस्फाइड है, ना तो उन्हें कुछ लेना है ना ही उन्हें कुछ देना है, ठीक है जी।
तो मेन माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में ये चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती है कि भैया फुल एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे अचीव करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कैसे अचीव करें, नेशनल इनकम को कैसे डिटर्मिन करें, और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। अब माइक्रो में इक्विलिब्रियम कौन सी टाइप का होता है, यहाँ पर होता है पार्शियल टाइप का इक्विलिब्रियम, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम होता है, लोगों का एग्रीगेट लेवल पे देखा जाता है जनरली। अच्छा, एक छोटी सी बात और बतानी है यहाँ पर कि माइक्रो इकोनॉमिक में एजम्पशंस क्या करी जाती हैं। एजम्पशंस ये होती है कि जब भी इक्विलिब्रियम प्राइसेस को डिटर्मिन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो नेशनल इनकम को अज्यूम किया जाता है कि नेशनल इनकम कांस्टेंट है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि जब नेशनल इनकम को डिटर्मिन करना है तो ये माना जाता है कि प्राइसेस कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स उल्टा है, यहाँ पर प्राइसेस को कांस्टेंट माना जाता है, एज्यूम किया जाता है जब हमें नेशनल इनकम को डिटर्मिन करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर नेशनल इनकम NY, ठीक है, नेशनल इनकम को कांस्टेंट माना जाता है जब हमें प्राइसेस को, इक्विलिब्रियम प्राइसेस को डिटर्मिन करना है। तो ये एजम्पशंस हैं, ठीक है, ये भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो ये था बेसिकली माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अब देखते हैं कि दोनों में से क्या इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट यार। तो आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो भाई बात करें माइक्रो और मैक्रो के बारे में, तो देखिए अगर हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करें तो एग्रीगेट डिमांड कैसे आएगी, लोगों की इंडिविजुअल डिमांड्स को प्लस करके, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल मार्केट डिमांड्स, ठीक है जी, तभी आएगी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी की, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट होगी, है ना। तो सम ऑफ ऑल मार्केट सप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से नेशनल इनकम को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम में आप सभी इंडिविजुअल इनकम्स को प्लस करेंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आएगी। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि अगर स्मॉल यूनिट्स ही नहीं होंगे तो बड़ी यूनिट्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको लग रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन आगे चलते हैं, और अगर आपको ये वहम है तो ये भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे आप डिफरेंट टाइप्स के लॉज, ठीक है। जैसे आप लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और भी बहुत तरीके के लॉज आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। तो वो सारे लॉज जो बनाए गए हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, यानी कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखना है कि जनरली एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो वो तो हम जनरली देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहेव करता है, तो हम एक एक कंज्यूमर को तो ऐसे देखेंगे नहीं, हम पहले मैक्रो का इकट्ठा देख लेंगे और उस हिसाब से हम इधर लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि माइक्रो भी मैक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है, मैक्रो माइक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। और अगर ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है तो दोनों में से इम्पॉर्टेंट क्या रहा भाई, जैसे एनिमल्स ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमंस एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ऐसे ही माइक्रो मैक्रो मैक्रो माइक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोनों में से कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों की बराबर की ही प्लेस है। तो भी पढ़ना तो आपको दोनों ही चीज़ें पड़ेंगी, और बहुत ही सिंपल है, इजी तरीके से आगे चलेंगे। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि लेक्चर की प्रॉपर सीरीज़ आ रही है, तो थोड़ा सा आप भी अपने घर पे स्टडी करिए आगे।
मेरे साथ। तो चलिए अभी अब छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं आज के लेक्चर में, उसके बाद आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम अगले लेक्चर में शूट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के इस सीरीज़ के काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे, एक पूरी प्लेलिस्ट प्रॉपर मिल जाएगी आपको चैनल पे, तो आप वहाँ पर जाकर प्रॉपरली देख सकते हैं। अब हम जो एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं वो है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस, ठीक है। तो दो तरह के डिसीजंस हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब इसकी जनरल सी छोटी सी एग्जांपल, अब मतलब आप ये देख सकते हैं एक कि ऐसा डिसीजन जो कि माइक्रो लेवल पे गुड है, ठीक है, लेकिन अगर मैक्रो लेवल पर हो जाए तो टोटली बैड है। कैसे? इसका एक छोटी सी एग्जांपल देख के चलते हैं। तो एग्जांपल क्या है? अब हम अगर छोटी मोटी एग्जांपल से देखें कि माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ये कहा जाता है कि भैया सेविंग कीजिए, बहन जी सेविंग कीजिए। तो सेविंग से क्या है? सेविंग आपकी आगे भी फ्यूचर में काम आएगी। सो सेविंग इज़ अ गुड थिंग एट अ माइक्रो लेवल, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पे हम इसे गुड बोलते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा नेशन ही सेविंग पे लग जाए, अगर पूरा का पूरा नेशन ही सेविंग में लग जाएगा तो क्या होगा? तो रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सेविंग मैक्रो लेवल पे हो गई तो क्या हो सकता है? रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मंदी आ सकती है मार्केट में, जो कि आजकल चल रही है, ठीक है। कोरोना की वजह से सेविंग्स सबकी यूज़ हो चुकी है, सबके पास खर्चने के लिए पैसे कम हो गए हैं एट जनरल लेवल पे देखा जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा? अब लोगों के पास खर्चने को पैसे कम है तो उन्होंने डिमांड करनी कम कर दी है। अब अगर डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी कम होगी ना अगर डिमांड ही नहीं है तो। और मोर ओवर प्रोडक्शन वालों को, प्रोड्यूसर्स को भी तो थोड़े से पैसे चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने भी तो सेविंग पे लगा दिए अब। तो वो प्रोड्यूसर वाले प्रोडक्शन में कैसे लगाएंगे? तो इसलिए डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और अगर प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, प्रोड्यूसर्स के पास काम नहीं आ रहा है, तो फिर वो अपने वर्कर्स को बाहर निकालना शुरू कर देंगे, काम से निकालना शुरू कर देंगे, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिसेशन के साथ इस तरीके से बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स जन्म ले सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। इसलिए सेविंग माइक्रो लेवल पे तो अच्छी है लेकिन मैक्रो लेवल पर अच्छी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स की, ठीक है जी। अच्छा, वे आपको 1 2 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है इफ़ यू आर स्टडिंग इट फॉर द क्लास +2 और +1 लेवल, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ आपके लिए आगे होमवर्क है, आप लोग इसे होमवर्क समझिए या कुछ भी समझिए, आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा अगर आपको समझ आ रहा है तो। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आगे इकोनॉमिक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पॉजिटिव, ठीक है जी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये 2 तरह की आगे इसको फर्दर कैटेगराइजेशन मिली है इकोनॉमिक्स को। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, एग्जाम्पल्स आपको इसकी कमेंट बॉक्स में करनी है। ये आएगा हमारा अगला टॉपिक अगले लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, होमवर्क है या कुछ भी समझिए, बस आपको इसका कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना है और मुझे रिप्लाई चाहिए, ठीक है जी। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपको मैं छोटी सी बता दूं बात कि जैसे ये वैसी इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपको फैक्ट्स के बारे में बताती है, एग्जैक्ट फिगर्स के बारे में बताती है, ठीक है। इसमें कोई भी ओपिनियन नहीं होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ठीक है। ऐसी कोई ओपिनियन नहीं है, जो है उस चीज़ के बारे में डायरेक्टली बताती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। कोई भी जजमेंट्स वगैरह के बारे में नहीं बताती है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट कहा जाए तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको क्या था, क्या है या क्या एग्जैक्टली होगा उसके बारे में बताएगी। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है आपकी अपनी
ओपिनियन, आपकी जजमेंट्स किसी चीज़ को लेके, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हाँ, बस ऐसी चीज़ ही है, ठीक है। तो अब आप इसकी कोई भी स्टेटमेंट बनाइए और उसकी एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको एक बता देती हूँ। इन इंडिया 20% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दी है स्टेटमेंट की। यहाँ पे 20% है। आपको ये कहना है कि क्या ये मेरी ओपिनियन है या फिर ये फैक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, ठीक है। प्लस आपको ऐसी ही और भी एग्जांपल्स सोचनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। ओके गाइस, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसी टॉपिक से आगे शुरू करेंगे, इसी क्वेश्चन से। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड या गाइस, please do like, share and subscribe, and don't forget to subscribe my beauty, fitness and styling channel as well, जिसका नाम है मस्ट टॉक, ठीक है। तो आप मस्ट टॉक बाय शीनम कटारिया सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।